दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह का वादा, कहा सत्ता में आई बीजेपी तो हर किसान के बैंक खाते में पहुंचेंगे 18,000 रुपए। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता अमित शाह ने गुरुवार यानी 11 फरवरी को उत्तर और दक्षिण बंगाल में 2 चुनावी जनसभा कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उत्तर बंगाल के कुछ बिहार में बीजेपी की चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के मौके पर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के किसानों से वादा किया है कि अगर हमारी पार्टी बीजेपी सत्ता में आती है तो हर किसानों के बैंक खाते में 18,000 रुपए भेजे जाएंगे। अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को न लागू करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए 115 योजनाएं चला रही हैं। दीदी इन योजनाओं को राज्य में लागू होने से रोकती हैं। अमित शाह ने कूच बिहार के रास मेला ग्राउंड में एकत्रित भीड़ से पूछा, क्या आपको अपने बैंक खाते में 6,000 रुपए मिले? लोगों ने जवाब दिए नहीं। इस पर अमित शाह ने कहा, जब ममता दीदी लाभार्थियों की सूची और बैंक डिटेल हमें नहीं भेजेंगी तो आपको मोदी जी पैसे कैसे भेजेंगे? अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता से डर गई हैं, इसलिए वे केंद्रीय योजनाओं को अवरुद्ध करती हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम किसान निधि की राशि सरकार सीधे किसानों के खाते में डालती है। इसके लिए किसानों की सूची, उनकी बैंक डिटेल चाहिए होती है। ममता जी को पूछिए कि कितनी डिटेल उन्होंने भेजी है, सिर्फ एक चिट्ठी उन्होंने भेजी है। अमित शाह ने रैली में कहा कि चिंता मत कीजिए, बीजेपी को सत्ता में लाइए। हम पहली कैबिनेट बैठक में ये सुनिश्चित करेंगे कि हम 18,000 रुपए का क्रेडिट दें। इसमें 12,000 आपकी पहले की राशि होगी जो आपको नहीं मिली है। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि वो गरीब किसानों का पैसा क्यों रोक रही हैं? तो दोस्तों क्या इस बार अमित शाह अपना वादा निभा पाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें ममता बनर्जी को बड़ा झटका, दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि मेरे राज्य में हिंसा हो रही है और हम यहां कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। बता दें कि दिनेश त्रिवेदी टीएमसी के कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में चुनाव से महज कुछ महीने पहले दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा देना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि अभी तक दिनेश त्रिवेदी ने भविष्य को लेकर कुछ नहीं कहा है कि वो टीएमसी में बने रहेंगे या फिर किसी और दल का हाथ थामेंगे। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे यहां भेजा। मेरे राज्य में हिंसा हो रही है और मैं इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे यहां घुटन महसूस हो रही है। मेरी आत्मा मुझसे कहती है कि अगर तुम यहां बैठकर कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें हर हाल में इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आगे भी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि तृणमूल का मतलब होता है आधारभूत जमीन से जुड़ा हुआ। मेरे इस्तीफा देने से राज्यसभा में किसी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को आने का मौका मिलेगा। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में बतौर सांसद कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। ऐसे में आजाद के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के चेयरमैन को मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर दे दिया गया है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद समेत 4 राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे गुलाम नबी आजाद की जगह राज्यसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि गुलाम नबी आजाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भावुक विदाई देते हुए उनके साथ साझा किए गए कुछ खास पलों का जिक्र किया। गुलाम नबी आजाद के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे और अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। पीएम ने कहा कि गुलाम नबी आजाद की जगह को भर पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि वो न सिर्फ अपने दल के बारे में सोचते थे बल्कि देश और राज्यसभा के बारे में भी सोचते थे।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा में शामिल होंगे गुलाम नबी आजाद, इस सवाल पर दिया चौंकाने वाला जवाब। जी आपको बता दें कि संसद में 4 दशक के लंबे करियर के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो गया। संसद से विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुरानी घटना को याद करते हुए गुलाम नबी आजाद की तारीफ की और भाषण देते समय भावुक हो गए। वहीं अपने विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर उन्हें गर्व है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद भाजपा के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। अब खुद गुलाम नबी आजाद ने इस सवाल का जवाब दिया है। आपको बता दें कुछ मीडिया की खबर के मुताबिक गुलाम नबी आजाद से जब उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त शामिल होऊंगा जब हमारे कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी। भाजपा ही क्यों, उस दिन तो मैं किसी भी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं और इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि मैं भाजपा में जाऊंगा, वो मुझे अभी जानते ही नहीं है। जी आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने संसद की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, जब राजमाता सिंधिया विपक्ष की उपनेता थी तो उन्होंने संसद में खड़े होकर मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए। मैं तुरंत उठा और कहा कि इन आरोपों को मैं काफी गंभीरता से लेता हूं और सरकार की तरफ से इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने का सुझाव देता हूं, जिसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे और लाल कृष्ण आडवाणी उसके सदस्य होंगे। मैंने कहा कि यह कमेटी 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पूरी करे और जो भी सजा मेरे लिए तय हो मैं उसके लिए तैयार हूं। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर कहा कि वो सदन और गुलाम नबी आजाद से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि राजमाता सिंधिया गुलाम नबी आजाद को नहीं जानती हो, लेकिन मैं जानता हूं। वहीं गुलाम नबी आजाद से पीएम मोदी से उनके संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को 90 के दशक से जानते हैं। हम दोनों ही अपनी अपनी पार्टी में महासचिव थे और अक्सर टीवी पर अलग अलग मुद्दों पर डिबेट भी करते थे। इस दौरान हम दोनों के बीच तीखी बहस भी होती थी, लेकिन अगर हम जल्दी पहुंच जाते थे तो साथ में चाय पीते थे और बातचीत करते थे। बाद में हम एक दूसरे को मुख्यमंत्रियों के तौर पर जानने लगे और प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बैठकों में मुलाकात भी होती थी। लेकिन संसद में हम दोनों के भावुक होने की वजह यह नहीं थी कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि 2006 की वो घटना थी जिसमें कश्मीर में गुजराती पर्यटकों की एक बस पर हमला हुआ था। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आई जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बता दें कि 3 राज्यों की 7 महापंचायतों में कृषि कानून के खिलाफ हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। जी आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। ये रविवार से शुरू होने जा रही है। बीकेओ के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि किसानों की बैठक संयुक्त किसान मोर्चा के संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है। ये 23 फरवरी को संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि किसान महापंचायत हरियाणा के करनाल, रोहतक, सिरसा और हिसार जिले में, राजस्थान के सीकर में और महाराष्ट्र के अकोला में करने का कार्यक्रम है। पिछले साल सितंबर में लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान नवंबर से डेरा डाले हुए हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला नया कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से मांगे पूरी होने तक अपना आंदोलन समाप्त नहीं करने की अपील की है। तो दोस्तों जिस तरीके से देश भर में लगातार किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि देर रात भूकंप के तेज झटकों से आधा देश कांपा। दहशत में लोग, अभी सावधान रहने की जरूरत। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में आई जल प्रलय के बाद अब शुक्रवार को एक बार फिर भूकंप ने आधे देश को हिला दिया। जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर बिहार तक धरती ऐसी डोली कि लोग सहम गए। भूकंप के तेज झटके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के साथ ही पटना तक महसूस किए गए।
रहे। हालात ये रहे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक 3 बार महसूस किए गए। तीनों ही झटके रुक रुक कर आए। हालांकि शुरुआती झटके आने के बाद ही लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में घरों और दफ्तरों के बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3 से लेकर 6.1 तक मापी गई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में तीव्रता काफी अधिक मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अभी भूकंप के और झटके महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की काफी जरूरत है। भूकंप के झटके महसूस होने के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को सुरक्षित होने की कामना की है। साथ ही सभी लोगों को सावधानी बरतने और ध्यान रखने की सलाह दी है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि मुनव्वर फारूकी केस को लेकर है। जी आपको बता दें कि 100 कलाकारों की मांग, कहा कॉमेडियन फारूकी समेत 5 लोगों पर लगे आरोप हो खत्म। जी आपको बता दें कि अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा, पूजा भट्ट और कल्की कोचलिन सहित 100 से अधिक कलाकारों और लेखकों ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य के खिलाफ कथित तौर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में लगे सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करने की मांग की है। गौरतलब कि इंदौर के एक कैफे में 1 जनवरी की शाम को आयोजित हास्य कार्यक्रम को लेकर भाजपा के एक विधायक के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। इसके बाद पुलिस ने मामले में फारूकी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उन्हें 6 फरवरी की रात इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। एक संयुक्त बयान जारी करते हुए 100 से अधिक कलाकारों ने फारूकी, नलिन यादव, प्रखर प्रयास, एडविन एंथोनी और सदाकत खान के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज करने की मांग की है। ये रेखांकित करते हुए कि यह मामला भारत में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि फारूकी को हिरासत में लिया जाना या गिरफ्तार करना वर्तमान में देश में अभिव्यक्ति की आजादी की खराब सुरक्षा का संकेत देता है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कंगना रनौत का विरोध करने पहुंचे कांग्रेसियों पर पुलिस ने बरसाए लाठी और वाटर कैनन। जी हां, बात करें कि बैतूल जिले के सारणी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेसियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लाठी चार्ज में 6 से ज्यादा कांग्रेसी घायल हो गए। 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस और कांग्रेसियों के बीच चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस ने फिर चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में अगर कंगना ने माफी नहीं मांगी तो कांग्रेस एक बार फिर प्रदर्शन करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार विवाद में बनी हुई कंगना रनौत पिछले दिनों किसान आंदोलन पर एक ट्वीट करके फिर सुर्खियों में आ गई हैं, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस की मांग है कि कंगना किसानों से माफी मांगे, वरना बैतूल के सारणी में उनकी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। इसी मांग को लेकर जब कांग्रेसी धाकड़ फिल्म के सेट की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब कांग्रेसी उग्र हुए तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि संजय सिंह का मोदी सरकार पर निशाना, बोले ये देश को बेचने वाली सरकार है। जी हम बात करें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट 2021 और 22 को अमीरों का बजट है। उन्होंने केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह बजट देश की संपत्ति को बेचने के लिए है। आप रेल, सेल, SIL, कोयला, LIC बैंक, हवाई अड्डे, बंदरगाह, FCI, बिजली, पानी, सड़क, BPCL बेच रहे हैं। हमारे देश की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों की मेहनत से जोड़ी हुई संपत्ति है। संजय सिंह ने सदन में बजट पर बोलते हुए कहा कि देश की इस संपत्ति का सृजन 130 करोड़ भारतीयों ने किया है और ये निजी संपत्ति नहीं है जिसे बेचा जा सके, मगर आज इस देश में भाजपा सरकार इन्हें बेचने का काम कर रही है। ये देश को बेचने वाली सरकार है। आप संसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 75 दिन से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलन जीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया है। संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया है। अभी तक इस आंदोलन में 170 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। हमें फख्र है उन आंदोलनकारियों पर, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, जो अंग्रेजों से माफी नहीं मांगते थे। संजय सिंह ने कहा कि हमें क्रांतिकारियों पर, आंदोलन जीवियों पर
पर गर्व है। वे लोग भाषणजीवी नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में चौधरी चरण सिंह का नाम लिया गया, लेकिन उनके अनुयायी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आप उनकी सुन नहीं रहे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग आंदोलन पर बैठे हैं वे भाषणजीवी नहीं है, जुमला जीवी नहीं है, वे आंदोलन जीवी हैं। उनका मजाक देश के लोकतंत्र का मजाक है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही गुजरात से। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिलता जन समर्थन। सूरत में 600 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की आप। जी हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिन राज्यों में आगामी विधानसभा या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उनमें से गुजरात भी एक है। इन दिनों आम आदमी पार्टी गुजरात, पंजाब, यूपी, गोवा और उत्तराखंड में जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच गुजरात में पार्टी को अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को सूरत में बीजेपी के 600 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि आप यहां पर स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी लड़ने का ऐलान किया है। आपने सूरत में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करना शुरू कर दिया है। इन रैलियों में पार्टी को लोगों का सहयोग मिल रहा है। गुरुवार को सूरत के पासोदड़ा इलाके में बीजेपी पेज के अध्यक्षों सहित लगभग 600 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथ ही इन लोगों ने भाजपा अध्यक्ष के कार्ड को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैरों तले कुचला है। पेज के अध्यक्षों ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने कार्ड सड़क पर फेंक दिए। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन गिना सोने का भाव उच्चतर स्तर से 9,000 रुपए हुआ सस्ता। जी हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 फरवरी को सोने का भाव सपाट स्तर पर नजर आ रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का अप्रैल वायदा भाव 0.7% की गिरावट के साथ 47,475 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी का मार्च वायदा भाव 0.16% की बढ़त के साथ 68,600 रुपए के प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेंड कर रहा। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी इक्विटी बाजार में मुनाफा वसूली और बिटकॉइन के भाव में तेजी के बाद सोने और चांदी की कमजोरी देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि इन राज्यों में होगी लगातार 4 दिन बारिश और यहां पड़ेगी घने कोहरे की मार। जी हम बात करें कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के जिन हिस्सों में लगातार बारिश होनी है उसका पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही कई राज्य ऐसे हैं जिनमें लगातार ना होकर बीच बीच में बारिश होती रहती है। कई राज्यों में 12 से 14 फरवरी तक घना और अत्यधिक घना कोहरा छाने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 12 फरवरी को कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में 13, 14 और 15 फरवरी को भी लगातार बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।